मैं डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, प्रिंसिपल राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन हनुमानगढ़ से। आज हम चर्चा करेंगे सहसंबंध कोरिलेशन पर। आर्थिक, सामाजिक व वैज्ञानिक क्षेत्र में अक्सर दो या दो से अधिक समंक श्रेणियों में परस्पर संबंध पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक श्रेणी में परिवर्तन होने से दूसरी संबंधित श्रेणी में भी परिवर्तन होते हैं। दो संबंधित समंक मालाओं में इस प्रकार की परस्पर आश्रितता का विधिवत सांख्यिकीय अध्ययन सहसंबंध के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। सहसंबंध के प्रकार धनात्मक और ऋणात्मक सहसंबंध हो सकता है। समंक मालाओं में होने वाले परिवर्तनों की दिशा के आधार पर उनका सहसंबंध धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब दो चरों में एक ही दिशा में परिवर्तन होता है तो ऐसा सहसंबंध प्रत्यक्ष अथवा धनात्मक कहलाता है। जब एक चर मूल्य में एक दिशा में परिवर्तन हो और दूसरे संबंधित चर मूल्य में विपरीत दिशा में अगर परिवर्तन होता है तो उनका सहसंबंध ऋणात्मक, अप्रत्यक्ष या विलोम कहलाता है। निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा, टेबल के द्वारा हम इसको और स्पष्ट कर सकते हैं। पहला हमने दिखाया कि x और y दोनों श्रेणियों में अगर वृद्धि होती है, x में वृद्धि हो और y भी उसी के अनुरूप y में वृद्धि हो, तो इसको हम धनात्मक सहसंबंध कहेंगे। इसी प्रकार यदि x और y दोनों श्रेणियों में कमी हो, x में कमी होने के फलस्वरूप y में भी कमी हो, तो ये भी धनात्मक सहसंबंध की श्रेणी में आएगा। ऋणात्मक सहसंबंध, अगर एक चर में मान लीजिए x में वृद्धि होती है और फलस्वरूप y चर में अगर कमी होती है तो ये ऋणात्मक सहसंबंध में आएगा। इसी प्रकार यदि x चर में कमी हो और फलस्वरूप y चर में अगर वृद्धि होती है तो ऐसा सहसंबंध भी ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में आएगा। इसी प्रकार रेखीय और वक्र रेखीय सहसंबंध को हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि दो चर मूल्यों के परिवर्तन का अनुपात स्थायी रहता है तो उनका सहसंबंध रेखीय कहलाता है, और जब दो चर मूल्यों के परिवर्तन का अनुपात स्थिर ना हो अर्थात अस्थिर हो या परिवर्तनशील हो तो उनका सहसंबंध वक्र रेखीय होता है। रेखीय सहसंबंध में x श्रेणी में जो परिवर्तन होंगे और फलस्वरूप y श्रेणी में जो परिवर्तन होंगे इनका अनुपात स्थिर रहेगा, जैसा कि हमारी तालिका से स्पष्ट है। इसी प्रकार वक्र रेखीय सहसंबंध में x और y चरों में होने वाले परिवर्तन परिवर्तनशील होंगे, अस्थिर होंगे, जैसा कि हमारी दूसरी टेबल में दिखाया गया है। इसी प्रकार सरल, बहुगुणी एवं आंशिक सहसंबंध को परिभाषित किया जा सकता है। दो चर मूल्यों के सहसंबंध को हम सरल सहसंबंध कहते हैं, और जब दो से अधिक चर मूल्यों के बीच संबंध ज्ञात किया जाता है तो बहुगुणी हो सकता है। जैसे मांग का नियम या पूर्ति का नियम कीमत और मांग मात्रा में या कीमत और पूर्ति मात्रा में संबंध को इंगित करता है तो ये सरल सहसंबंध में आएगा। और इसी प्रकार अगर उपभोग फलन को हम लें और उपभोग फलन में आय, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, विभिन्न चरों को लें तो ये बहुगुणी सहसंबंध की श्रेणी में आएगा। सहसंबंध की मात्रा को इंगित करने के लिए हम इस तालिका का सहारा लेते हैं। अगर सहसंबंध गुणांक स्मॉल r का मान, उसकी वैल्यू +1 है तो ये पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा, और अगर -1 है तो ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में होगा। इसी प्रकार अगर सहसंबंध गुणांक का मान +0.75 से 0.75 से +1 के मध्य है तो उच्च धनात्मक सहसंबंध की श्रेणी में होगा, और r का मान अगर -0.75 और -1 के बीच है तो ये ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में होगा। इसी प्रकार मध्यम सहसंबंध के लिए सहसंबंध गुणांक का मान 0.25 और 0.75 के मध्य होना चाहिए, और ऋणात्मक सहसंबंध के लिए, मध्यम ऋणात्मक सहसंबंध के लिए सहसंबंध गुणांक का मान -0.25 और -0.75 के बीच होना चाहिए। निम्न धनात्मक सहसंबंध के लिए सहसंबंध गुणांक का मान 0 और +0.25 के मध्य होना चाहिए, और निम्न ऋणात्मक सहसंबंध अगर सहसंबंध गुणांक का मान 0 और -0.25 के मध्य है तो ये निम्न ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में होगा। और अगर सहसंबंध गुणांक का मान 0 आता है तो इसका मतलब x और y दोनों श्रेणियों में सहसंबंध का अभाव है, उनमें किसी प्रकार का सहसंबंध नहीं पाया जाता है। सहसंबंध ज्ञात करने की कई रीतियां हैं। 1 नंबर, विक्षेप चित्र या बिंदु चित्र से हम सहसंबंध की गणना कर सकते हैं, सहसंबंध का पता लगा सकते हैं। इसी प्रकार बिंदु रेखीय रीति के द्वारा ग्राफ पेपर पर बनाकर भी हम सहसंबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक स्पेयरमैन की कोटि अंतर विधि के द्वारा स्पेयरमैन
कोटि सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार x और y श्रेणी के विचलनों को लेते हुए संगामी विचलन रीति के द्वारा भी हम सहसंबंध गुणांक की गणना कर सकते हैं। और न्यूनतम वर्ग रीति के द्वारा भी सहसंबंध गुणांक निकाला जा सकता है और सहसंबंध गुणांक के साथ साथ इनकी माध्य वैल्यू जो है वो भी इसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है। विभिन्न प्रकार के विक्षेप चित्रों के द्वारा भी सहसंबंध को दिखाया गया है। अगर x और y चरों में होने वाले परिवर्तनों को हम ग्राफ पेपर पर इंगित करें और जैसा कि पहले रेखा चित्र में है, इस प्रकार से अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं ग्राफ पर अगर बनते हैं तो ये सीमित धनात्मक सहसंबंध होगा। अगर ग्राफ पेपर पर इन बिंदुओं को x और y चरों के जो बिंदु हैं इनको इंगित करने पर b प्रकार का अगर रेखा चित्र बनता है तो इसका मतलब सहसंबंध का अभाव होगा। x और y चरों में किसी भी प्रकार का सहसंबंध नहीं पाया जाएगा। और अगर x और y चरों के बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने पर, उनको इंगित करने पर c प्रकार का रेखा चित्र बनता है तो इसका मतलब सीमित ऋणात्मक सहसंबंध है x और y चरों के बीच में पाया जाने वाला। और अगर x और y दोनों प्रकार के श्रेणियों के बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर इंगित करने पर d प्रकार का ग्राफ बनता है, रेखा चित्र बनता है, तो r सहसंबंध गुणांक की वैल्यू +1 होगी। इसका मतलब x और y श्रेणियों के बीच में पूर्ण धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। इसी प्रकार यदि x और y दोनों चरों के बीच में ग्राफ पर इंगित करने पर ई प्रकार का डायग्राम बनता है r बराबर -1, तो ये पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध की श्रेणी में होगा। इस प्रकार हम सहसंबंध को 5 बिंदु रेखीय चित्रों के द्वारा दर्शा सकते हैं, जिसमें सीमित धनात्मक सहसंबंध, सहसंबंध का अभाव, सीमित ऋणात्मक सहसंबंध, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध और पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध पाया जाता है। अगर हम इसको और विस्तृत रूप से समझाना चाहें तो जिस प्रकार आयु और खेलने की आदत के बीच में ऋणात्मक सहसंबंध होता है कि जिस प्रकार आयु बढ़ेगी खेलने की आदत कम होती जाएगी, ये ऋणात्मक सहसंबंध में आएगा। और इसकी जो श्रेणी है कि सीमित होगा या पूर्ण ऋणात्मक होगा, इस सहसंबंध गुणांक की मात्रा पर निर्भर करेगा। इसी प्रकार यदि हम धनात्मक सहसंबंध को समझाना चाहें, जिस प्रकार पूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई से किसी वस्तु की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है, यह धनात्मक सहसंबंध की श्रेणी में आएगा। यह धनात्मक सहसंबंध किस कैटेगरी का होगा, किस मात्रा का होगा, सीमित धनात्मक सहसंबंध होगा या पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा, ये सहसंबंध गुणांक की मात्रा पर निर्भर करेगा। अगर हम इस उदाहरण के द्वारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक अगर हम ज्ञात करना चाहें, जिसमें पति की आयु एक श्रेणी में दे रखी है पति की आयु वर्षों में और दूसरी श्रेणी में दे रखी है पत्नी की आयु वर्षों में। मान लिया पति की आयु वर्षों में x श्रेणी है और पत्नी की आयु वर्षों में y श्रेणी है, और हम अगर इसे प्रत्यक्ष रीति से करना चाहें तो पति की आयु जो x दी है इसका हम योग करें और पदों की संख्या n से भाग देकर हम इसके माध्य मूल्य ज्ञात कर लें, समांतर माध्य ज्ञात कर लें, जिसे हम x बार से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x बार हमने 30 लिया और इस समांतर माध्य से इस x श्रेणी के पदों का विचलन लिया जाता है, जिसको हम dx से व्यक्त करेंगे। x में से x बार को माइनस करने पर जो विचलन आए, इन विचलनों को इनके चिन्हों के साथ हम लेंगे, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस। बाद में इन विचलनों का वर्ग किया जाता है ताकि ऋणात्मक चिन्ह जो है वो धनात्मक में परिवर्तित हो जाए और dx से d² किया जाता है और बाद में इसका योग समेशन d² किया जाता है। इसी प्रकार पत्नी की आयु y श्रेणी और इस y श्रेणी का योग करके पदों की संख्या से भाग देकर इसका समांतर माध्य y बार 25 ज्ञात किया गया और इस समांतर माध्य से इस y श्रेणी में से विचलन लिए गए और विचलन चिन्हों के साथ लिए गए, ऋणात्मक और धनात्मक, और बाद में ऋणात्मक चिन्हों को धनात्मक में परिवर्तित करने के लिए इन विचलनों का वर्ग किया गया और इनका योग किया गया। इसी प्रकार x और y श्रेणी के समांतर माध्यों से लिए गए विचलन dx और dy का गुणनफल किया गया, इसका भी योग किया गया और सहसंबंध गुणांक के सूत्र में इनके मान रख के सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया गया, जिसका मान +0.82 आया, जो +0.75 और +1 के बीच में है। इसका मतलब उच्च धनात्मक सहसंबंध कि पति की आयु और पत्नी की आयु में उच्च धनात्मक सहसंबंध है। दोनों में जो परिवर्तन होता है एक ही दिशा में होता है और उच्च धनात्मक रूप से होता है। ये हम इस उदाहरण के द्वारा
यहाँ समझा सकते हैं और इसके द्वारा बता पाए। अब सहसंबंध गुणांक की लघु रीति अगर हम लेते तो लघु रीति में इसी उदाहरण को हम कल्पित माध्य के सहारे से लेते। जहां हमने वास्तविक समांतर माध्य ज्ञात किया वहां कल्पित माध्य की सहायता से विचलन लिए जाते, उन विचलनों का योग किया जाता और इन विचलनों के योग के बाद इनका विचलनों का गुणनफल भी किया जाता और सूत्र में कल्पित माध्यों की सहायता से परिवर्तन करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते थे। इसी प्रकार आवश्यकता अनुसार स्पेयरमैन कोटि सहसंबंध गुणांक संगामी विचलन रीति का भी सहारा लिया जा सकता है। स्पेयरमैन कोटि सहसंबंध गुणांक के अंदर हम विभिन्न पदों को ऑर्डर देंगे, क्रमांक देंगे और उनके अनुसार सहसंबंध गुणांक ज्ञात किया जाएगा। और संगामी विचलन गुणांक के अंदर हम विचलन चिन्हों को लेते हुए सहसंबंध की मात्रा ज्ञात करते हैं। इस प्रकार आवश्यकता अनुसार हम कौन सी रीति का प्रयोग करें ये निर्भर करता है और हम सहसंबंध गुणांक की मात्रा आवश्यकता अनुसार उसमें ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।